हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू प्रोसीजर की। यह वीडियो खास तौर पर मैं अपने एक व्यूअर के लिए बना रही हूँ जो हैं देवजानी पाल जी। उनका इंटरव्यू बहुत ही जल्द है, 20 जनवरी को ही है, तो इसलिए वे जानना चाहती थी इसके बारे में। तो मुझे लगा काफ़ी लोग जानना चाहते होंगे इंटरव्यू के बारे में कि क्या होने वाला है इंटरव्यू में, क्या क्या प्रोसीजर होगा और कैसे होगा इंटरव्यू, कितना टाइम मिलेगा उन्हें। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें घबराहट हो रही है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों से मैं बात कर लूँ इस बारे में, और आपके जो भी क्वेरीज हों, जो भी दिक्कतें हों, मैं उसके बारे में अच्छे से आपसे बात करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे 20 जनवरी को है आर्मी पब्लिक स्कूल बैरकपुर का इंटरव्यू है, टीजीटी का। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल के इनका इंटरव्यू प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, लगभग हर एपीएस का इंटरव्यू प्रोसीजर सेम होता है। कहीं जो स्टेप्स है ना, पहले या बाद में कर दिए जाते हैं। जैसे नंबर 1 को नंबर 2, नंबर 2 को 1 के स्थान पे रख दिया जाता है। और कुछ जगहों पर ऐसा है कि कुछ कॉलम वे छोड़ देते हैं। जैसे जो प्रोसीजर का एक पॉइंट, कुछ पॉइंट वे ऐसा करते हैं कि छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैं आपको वे सभी प्रोसीजर बताऊंगी जो कि अमूमन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो हम बात करेंगे, जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वह होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जब आप वहाँ जाएंगे तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। आपके पास 2 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो एकेडमिक और दूसरा होता है सीटेट और सीएसपी स्कोर कार्ड। जिनके पास सीटेट नहीं है उनके पास एस्टेट का होगा मार्कशीट, तो आप ये मार्कशीट लेके जाएंगे। अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका, और साथ ही बीएड या डीएलएड जो भी किया है, ये सभी मार्कशीट आप लेके जाएंगे। अगर आपके पास इन सब का मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी है तो सो फार सो गुड, आप उसको भी लेकर जाएंगे। तो ये तो हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। कुछ जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले करा लिया जाता है, और कुछ जगह पर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं कराते, ऐसे सच आपका नाम लेके आपको बुला लेते हैं। नाम के द्वारा आपका नाम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन आया हुआ है, और सीरियल वाइज आपको बुला लेते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहला प्रोसीजर यही होगा। तो इसमें आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। मैं आपको ये बोलूँगी कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने के साथ आप अपनी 4 फोटो भी अपने साथ रखिएगा, जो नई फोटोज हों, जो आपने फोटोज लगाई थी फॉर्म फिल करते समय, ऐसी ही फोटो, या फिर एप्लीकेशन जो आपने फिल किया तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो आपने लगाई थी वे फोटोज, वैसी ही 4 फोटोज आप अपने साथ रखिएगा। और साथ ही आप अपने साथ अपना आधार कार्ड भी रखिएगा। जो भी आपने अपना आईडी कार्ड उसमें दिया हो वह आईडी कार्ड अपने साथ रखिएगा, उसकी भी फोटो कॉपी आप अपने साथ रखिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटो कॉपी का एक सेट अपने पास रखिएगा। ठीक, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक तो पहला आपका हो जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ओरिजिनल हो गया, और सेकंड थिंग आपकी हो जाती है सबकी फोटो कॉपी, और थर्ड थिंग आपकी हो जाएगी आपकी फोटोज की 4 कॉपी। 4 कॉपी की फोटोज, 4 कॉपी जरूर रखिएगा अपने साथ। ठीक, और उसके साथ पेन ले जाना तो बिल्कुल ना भूलना, ब्लैक पेन बिल्कुल नहीं भूलना। एंड अदर थिंग मैं बताऊं तो आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी, जो आईडी आपने लगाई हो पहले वह आईडी। इसके साथ ही आप अपना, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखिएगा। अब मैं बताऊं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनका इन्वेलप बढ़िया होना चाहिए। मतलब एकदम देखने में आपका इन्वेलप बढ़िया से रहे एकदम। आप जितना बेहतर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे ना, उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बेहतर अच्छे फाइल में लगा के ले जाइएगा। ठीक, अब बात आती है दूसरे थिंग की। ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके जाएंगे। उसके बाद हम बात करें अगर सेकंड थिंग की, उसके बाद क्या होगा, तो देखिए सेकंड थिंग पे या तो कंप्यूटर टेस्ट होता है या फिर
आपका लैंग्वेज टेस्ट हो लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मैंने अभी बाकी सभी वीडियोज में मैंने इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि वे आपको 3 टेस्ट ले सकते हैं। फर्स्ट होगा MS वर्ड पे, सेकंड होगा MS एक्सेल पे, और तीसरा होगा MS पावर पॉइंट के बारे में। अब इन तीनों में वे आपको क्या देंगे, वे आपको हार्ड कॉपी दे सकते हैं। ठीक, MS वर्ड के लिए वे हार्ड कॉपी में आपको लिख के दे सकते हैं सब कुछ, और ऐसा उसको लिख देते हैं, आपको उसको सॉफ्ट कॉपी पे लिखना है, मतलब MS वर्ड में जाके आपको उसको लिख देना है। ठीक, तो एक ही काम हो गया। सेकेंड वर्क होता है MS एक्सेल का। MS एक्सेल में वो आपको दे सकते हैं सारे वर्क करने के लिए, जैसे कि उन्होंने हार्ड कॉपी पे दे दिया, कुछ नंबर्स दे दिए उनका आपको, जैसे कि स्कोर कार्ड उन्होंने मान लो ऐसा स्कोर कार्ड उन्होंने आपको दे दिया, और उसका परसेंटेज निकालने को दे दिया कि बच्चे के इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, 4-5 सब्जेक्ट दे दिए और उनको बता दिया इन सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं, अब आप इनका परसेंटेज निकालो। या फिर ये कह सकते हैं कि उसने बच्चे ने इतने 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 नंबर पाए हुए हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स वे आपको एक हार्ड कॉपी में दे सकते हैं कि किसी बच्चे का स्कोर कार्ड बनाइए, और उसके कुछ सब्जेक्ट दे सकते हैं कि इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, इसमें उसने इतने नंबर पाए हैं, अब उसका एडिशन कितना होता है, मतलब पूरा योग कितना होगा, जोड़ने पर कितना आएगा, उसका परसेंटेज कितना होगा, वह पास हो रहा है तो कितने परसेंट से वो पास हो रहा है, या फिर कुछ आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इससे जुड़े हुए कोई ना कोई काम वो आपको जरूर देंगे, परसेंटेज निकालना भी देंगे। तो ये सारे काम आपको एक्सेल पे करने होते हैं। तीसरा आ जाता है, अच्छा इसमें ना MS वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपको 1 पेज मिलता है। एक्सेल की बात करूँ तो आपको एक वर्कशीट पे काम करने को भी देंगे, और मुझे लगता है कि वो आपको कम से कम आपको 10 रॉज में काम करना होगा, 10 रॉ में आपको काम करना है, मतलब ऐसे 10 पॉइंट्स तो कम से कम आपको देते ही हैं। तीसरा अगर मैं बात करूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो इसमें कम से कम समझ लीजिए आपको 4 से 5 स्लाइड्स बनानी होती हैं, उससे कम में काम नहीं चलेगा। 4 से 5 स्लाइड आपको बनाने को दे सकते हैं, कोई भी पॉइंट आपको दे सकते हैं कि इस टॉपिक पर आपको स्लाइड बनानी है, और इन सब के लिए आपको जो टाइम मिलता है ना, वह टाइम होता है 30 मिनट्स का। कुछ जगह 30 मिनट मिलते हैं, कुछ जगह 40 मिनट्स मिलते हैं, इससे ज़्यादा टाइम वे नहीं देते। तो 30 से 40 मिनट में आपको करना क्या होता है, ये सभी फाइल्स बनानी होती है, और इसके बाद वे इसको बोलते हैं कि डेस्कटॉप पे आप इसको सेव कर दीजिए। डेस्कटॉप पे सेव करने के अमूमन वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप डेस्कटॉप पे सेव करते हो वे इजीली उसको देख लेंगे कि हाँ आपको ये काम आता है, क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना जानते हो तो आप कहीं और भी सेव करना जानते होंगे, तो इसलिए वे ये वर्क आपको देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है वे आपको मेल करने को भी बोले कुछ डॉक्यूमेंट्स की, आप मेल कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर आप बताइए। तो या तो इंटरव्यू के टाइम में पूछने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंटरव्यू के टाइम में यहाँ पर वे आपको लैपटॉप दे देंगे या फिर डेस्कटॉप दे देंगे, और वे बोल देंगे कि आप इस पे काम करो, और बीच में आके कोई आके टीचर आपको चेक करके जाएंगे कि आप कैसे काम कर रहे हैं, या फिर 30 मिनट बाद आके आपको चेक करेंगे कि आपने काम कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड प्रोसीजर पे। थर्ड प्रोसीजर है लैंग्वेज टेस्ट। देखिए लैंग्वेज टेस्ट 2 तरह से होगा, एक तो बाकी सभी एस्पायरेंट्स के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए, और दूसरा सिर्फ लैंग्वेज टीचर्स के लिए, जिसमें आ जाते हैं इंग्लिश के टीचर्स, ठीक, हिंदी के, संस्कृत के, और बस 3 ही सब्जेक्ट के। तो इनके लिए लैंग्वेज टेस्ट हो सकता है। इसमें लैंग्वेज टेस्ट में वे क्या देते हैं, लैंग्वेज टेस्ट में वे मोस्टली 3 क्वेश्चंस देते हैं। एक तो पैराग्राफ देते हैं, सेकंड वे देते हैं ऐसे लिखने को, और थर्ड आर्टिकल लिखने को कुछ दे सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसमें तीनों में ये लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। इसमें बाकी सबका नहीं लिया जाता, बाकी सबके लिए जो टेस्ट होता है वह इंग्लिश का टेस्ट होता है। इन लोगों के लिए
इन कैंडिडेट्स के लिए जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के हैं, उनको उनकी लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, उन्हीं की लैंग्वेज में, मतलब जो हिंदी में या संस्कृत में या फिर इंग्लिश में उनको लिखना होता है। लेटर लिखना हो सकता है, कोई आर्टिकल लिखना हो सकता है, कोई एसे लिखना हो सकता है, ये सब वे वर्क दे सकते हैं। और इस वर्क के लिए वे आधे घंटे का टाइम देते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे का भी टाइम दे सकते हैं, जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिए हो, जितने क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वे टाइम भी दे सकते हैं। ठीक, अब बाकी लोग जो होते हैं, जो अदर कैंडिडेट हैं, उनका लैंग्वेज टेस्ट, उनसे देखिए इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट होता है। उनसे ये मतलब नहीं है कि उनको बाकी सब्जेक्ट और बाकी लैंग्वेज कौन सी आती है, संस्कृत और हिंदी, उनसे मतलब है कि उन्हें उनकी इंग्लिश कैसी है। ठीक है, तो वे उनसे इंग्लिश का टेस्ट ले सकते हैं। अब इंग्लिश के टेस्ट में वे क्या लेंगे, लेटर राइटिंग। तो आपसे मैं ये बोलूँगी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो लेटर लिखना सीख लीजिए, 1-2 लेटर याद कर लीजिए। ठीक, और दूसरी चीज एप्लीकेशन, जैसे लीव एप्लीकेशन हो गया, मोस्टली एप्लीकेशन में आपको एक लीव एप्लीकेशन लिखना होगा। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, लेटर की बात करूँ, तो इनविटेशन लेटर हो सकता है, या फिर ऑफिशियल लेटर लिखना आप सीख लीजिएगा। कोई भी एक लेटर, एक एप्लीकेशन, ये तो आप सीख के ही जाइएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज टेस्ट में भी आपसे ले सकते हैं रिटन में, या आपका रिटन होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है सबसे मेन, जहाँ पे आपके यहाँ तक तो आपकी जानकारी की बात थी कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपके नॉलेज का टेस्ट होने वाला था। यहाँ इंटरव्यू होगा, यहाँ पर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, तो इंटरव्यू सबसे मेन हो जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है इंटरव्यू में, वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट। सेकेंड थिंग्स जो वहाँ पर आपका इंटरव्यू में लिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं, सभी लोग जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया, कि इंटरव्यू मोस्टली 5 से 7 मिनट का होता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वहाँ जैसे ही आप इंटर करते हैं स्कूल में, तब से आपका इंटरव्यू टेस्ट शुरू हो जाता है, और वह तब तक चलता है जब तक कि आप स्कूल के गेट से बाहर नहीं निकल जाते। आप यह समझ के जाइए, क्योंकि इंटरव्यू में अभी तो देखो, आप एक चीज याद रखना, आप कैसे हो, जिसको उन्हें सेलेक्ट करना होगा ना, उसकी वो छोटी छोटी बातें देखेंगे। आप में कितनी क्यूरियोसिटी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, साथ ही आप चीज़ों को कैसे कितनी सहजता से लेते हैं, ये सारी चीज़ें वे देखेंगे। क्या होता है इंटरव्यू के टाइम में, कि जैसे ही इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, जैसे लेट होना शुरू होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब एक स्कूल में अगर इतने सारे लोगों को एक साथ बुलाया जा रहा होता है, 60 से 70 लोग, 80 लोग एक साथ होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद सब आपस में बात कर रहे होते हैं। बात करते करते कुछ निगेटिव बातें हो ही जाती हैं। आपको इससे दूर रहना है। आपको नहीं पता कि आस पास आपके बीच में कौन कौन है, क्या सभी के सभी कैंडिडेट ही हैं या कोई और भी है जो आपके बारे में जानना चाहता है। तो इसलिए आप हमेशा ही पॉजिटिव रहिएगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है और आपके पॉजिटिवनेस का टेस्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तीसरी थिंग, स्माइल आपकी फेक नहीं होनी चाहिए। जब फेक स्माइल होती है ना, तो सामने वाले को पता चल जाती है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो उस पैनल में ना, इंटरव्यू के पैनल में, यहाँ ऐसे समझ लो, ऐसे सीट है, यहाँ पर आप हो, ठीक, एक अकेले, और यहाँ पर, ठीक, कम से कम 7+ मैं ये बोलूँगी कि 7+ पर्सन वहाँ पे होंगे, क्योंकि जो उनके ऑफिशियल जो उन्होंने दिखाया है ना, उनका जो लेटर है जिसमें कि इंटरव्यू पैनल के बारे में, CSB इंटरव्यू पैनल की बात कही गई है, उसमें 7+ पर्सन वहाँ पर होने चाहिए। अब इन 7+ में एक साइकोलॉजिस्ट भी होती हैं, आपके सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट भी होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स भी होते हैं। जितने भी क्लस्टर है ना, हर क्लस्टर के प्रिंसिपल, उस क्लस्टर में जितने स्कूल है ना, सबके प्रिंसिपल होते हैं। इस वजह से इन पर्सन की संख्या 7+ हो जाती है। अगर क्लस्टर में 2 या 3, 4, 5 जितने भी स्कूल है, सबके प्रिंसिपल वहाँ होंगे, तो इसलिए यहाँ पर संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उन लोगों की। तो मैं बात ये कर रही हूँ कि यहाँ पर अगर आपकी स्माइल फेक हुई ना, तो आप पकड़े जाएंगे।
क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इसीलिए वहाँ पे एक होते हैं। तो यहाँ पर आप नेचुरल रहिए, जितना नेचुरल हो सकते हो उतना नेचुरल रहिए। और उस नेचुरल होने के लिए ज़रूरी है कि आप जब वहाँ इंटर करिए तो निगेटिविटी से दूर रहिए। मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे, कुछ लोगों से बातें करी, तो मुझे ये चीज़ें पता चली कि काफ़ी लोग एपीएस के बारे में निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहली बात, आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कुछ भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे या कुछ भी ऐसा आप सुनना भी, मतलब सुनिएगा भी मत। जितना आप दूर रहेंगे निगेटिव थिंग से उतना आपके लिए बेहतर होगा। थर्ड थिंग, आपका डर आपके चेहरे पर नहीं आना चाहिए। पहली बात तो आप डरो मत यार, डरने की कोई बात नहीं है। जब भी डर लगे ना तो याद रखना कि आपको हजारों में से सेलेक्ट किया गया है, तो आप उन हजारों में एक हो, ठीक। तो डरने की कोई वजह नहीं है। जितने लोग सिलेक्ट किए गए हैं ना, वो कई हजार लोगों में से सेलेक्ट किए गए हैं जो वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू देने। तो आप सोचो कि आप बेहतर हो तब तो आपको वहाँ बुलाया गया है, कुछ खास है आप में तब आपको वहाँ बुलाया गया। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंटरव्यू में आप, मुझे लगता है इन 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, कि आपकी स्माइल रियल हो, आपकी पॉजिटिवनेस हो, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो और आपके अंदर डर ना हो। फोर्थ थिंग मैं बताऊंगी ड्रेसिंग सेंस के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को साड़ी पहन के जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को सूट पहन के जाना चाहिए। तो देखिए, एक टीचर का जो ड्रेस है ना, उसमें साड़ी और सूट ही है। तो आप जो भी पहन के जाइए, ऐसा पहन के जाइए जिसमें कि हाँ आप सीरियस भी लगे और एज ए टीचर आप लगें। मतलब बिल्कुल ना ऐसा ना हो कि जींस तो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप सूट या साड़ी, जो भी आप कंफर्ट जिसमें फील करें वह पहन के जाएं। जरूरी नहीं है कि आप साड़ी में जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप सूट में भी जा सकते हैं। आप सूट में ही जाइए अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो। कपड़ों का कलर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट नहीं होना चाहिए, चमकना नहीं चाहिए जैसे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जैसे पिंक कलर है, रेड कलर है, इन कलर्स को ज़्यादा मतलब वहाँ पर नहीं पहनना अलाउ नहीं होता है। वे आपको पूछेंगे नहीं, आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके माइंड में पहले से सेट है कि लाइट कलर, किसी ने आपसे कहा है, किसी ने बताया कि लाइट कलर पहनने से नहीं पहन के जाना है, तो फिर मत जाइए, क्योंकि आपके माइंड में वहाँ पे रहेगा। और जब बाकी लोगों को आप देखें ना ये कि बिल्कुल सिंपल से आए हुए हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस वहाँ कम हो जाएगा। तो ड्रेस वही पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद अगली थिंग्स, इंटरव्यू के टाइम पे आप जब इंटरव्यू के पैनल के सामने जा रहे हो तो अपने चेहरे पे स्माइल, हल्की स्माइल आपकी रहिए। और हाँ, एक खास बात, जो वहाँ पर 1 से 2 लेडी भी होंगी, कम से कम 2 लेडी तो होंगी। आप 2 वर्ड, एक मतलब खास तौर पे बताना चाहूँगी कि कुछ लोग मैडम बोलते हैं और मिस बोलते हैं, इन वर्ड्स का यूज ना कीजिएगा। सभी तो नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो मैडम और मिस मत बोलिएगा, एज वर्ड मैम। क्योंकि जब आप मैडम और मिस करते हैं, मिस बोलते हैं ना, तो आप उनको कैटेगरी दे देते हैं। तो एक काम मत कीजिएगा, किसी को कैटेगराइज मत कीजिए। आप नहीं होते हैं कोई भी कि किसी को कैटेगरी देंगे कि वो मिस है या मैडम है। तो आप एक वर्ड बोलिए मैम। जैसे कि आप एज ए, ठीक है, मेल के लिए जैसे आप सर सिर्फ बोलते हैं, इसीलिए जितने भी लेडीज हैं उनको सिर्फ आप मैम ही बोलें, ठीक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट थिंग इंटरव्यू में। देखिए, पीआरटी का इंटरव्यू जो होगा उसमें सारे सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। उनके लिए, पीआरटी वालों के लिए सबसे टफ होता है, इसलिए क्योंकि उनसे सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वे सारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। लेकिन बाकी जो टीजीटी के हैं या पीजीटी के लिए हैं, उनके लिए यह फायदेमंद होता है कि उनसे क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर मैं पीजीटी साइंस की, पीजीटी में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ टीजीटी की, तो यहाँ पीजीटी में साइंस है, लेकिन वे आपसे क्वेश्चन आपके जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना उसके बेस पर करते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ इसीलिए गया है कि आप उनको क्वेश्चंस मिल सकें आपसे पूछने के लिए, ठीक। तो वे आपसे जो क्वेश्चन करेंगे आप लिख के एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसके अकॉर्डिंग वे आपसे बात करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फिल किया था, यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाता है एजुकेशन रिकॉर्ड्स। जब आप एजुकेशन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं आपके क्लासेज,
ठीक, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था। अब ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट था ना, या पीजी में जो सब्जेक्ट था, उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे अगर आपने साइंस के लिए फॉर्म भरा हुआ है, टीजीटी साइंस के लिए, तो आपका सब्जेक्ट तो सब कुछ आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो वे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वे आपको सब्जेक्ट भी टीचिंग के लिए वही देंगे, उससे जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट देंगे, तो वे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो। दूसरा उनका क्वेश्चन होगा आपके बीएड या डीएलएड से, कि आपने जो बीएड किया या डीएलएड किया उससे रिलेटेड उनका क्वेश्चन होगा। सबसे पहला तो आपका इंट्रो होगा, ठीक, कुछ क्वेश्चन आप खुद ही उनको दे देते हैं कि आप पूछो हमसे। इंट्रो आप जैसा बताते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन मिल जाते हैं। दूसरी थिंग हो जाती है आपका सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन उनका आता है आपके बीएड या डीएलएड से रिलेटेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड। एक्सपीरियंस आपने जो फॉर्म में आपने फिल किया होगा कि आपने किसको पढ़ाया है, अगर आपने टीचिंग की है तो कैसी की है। देखिए, चुनौतियां आप अपनी खुद बढ़ाते हैं और मज़ा भी आता है जब चुनौतियां आप जीत जाते हैं। तो अगला आ जाता है एप्टीट्यूड। यहाँ पर क्वेश्चन आप देते हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म में। जब आप भरते हैं ना सब्जेक्ट विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट, तो आपने जो सब्जेक्ट यहाँ पे भरा होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आपको याद होगा आपने जो भी फॉर्म में फिल किया है, तो उसको एक बार आप उसको एक बार सोचने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपको वह सब्जेक्ट क्यों पसंद है, आप क्यों उसे पढ़ाना चाहते हैं, और आपको उसी से जुड़ा जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देते हैं अदर एरियाज कल्चरल एक्टिविटीज। अगर आप कुछ भी किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज में एक्टिव रहते हैं या आप इसे करा सकते हैं, तो इससे भी जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देते हैं इंडोर और आउटडोर गेम से जुड़ा हुआ, जो बॉयज और गर्ल्स को आप करा सकते हैं, तो इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज से रिलेटेड है। आप जो भी अगर आपने कुछ दिया हुआ है कि आप क्या पढ़ा सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है कंप्यूटर से, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और आपसे उम्मीदें उनकी बढ़ेंगी। और अगला है एक्सपीरियंस आपका है या नहीं है कंप्यूटर में, तो यह है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई पर्सनल लैपटॉप है, तो वे पूरी उम्मीद करते हैं कि आपने उस पर काम भी किया है। इफ़ यू गिव डिटेल, देखो यहाँ पर तो आपकी मर्जी है, डिटेल चाहे दो चाहे ना दो, कोई बात नहीं है। और आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपकी जानकारी कैसी है, जो भी आपने लिखा था एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि यहाँ पर आंसरिंग प्लेसेस इंडिकेटर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेंट्स यू हैव व्हिच यू बिलीव विल बी वैल्यूएबल फॉर द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर ये चीज़ें आप पढ़ाना, यहाँ पर एक चीज़ वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से जुड़ा हुआ कि आप हमारे टीचिंग में क्यों इम्पोर्टेंट होंगे, आप हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होंगे, या हम आपको क्यों लें यहाँ पर। तो उसका आंसर आपने जो यहाँ पर दिया होगा, आप क्यों पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो 250 लोग गए हैं, 250 कैंडिडेट हैं, उसमें से उनको 3 से 4 को सेलेक्ट करना है, तो उस 250 में आप में क्या खास है कि वे आपको सेलेक्ट करें। तो आपके पास जो भी 3-4 दिन के समय है ना, आप अपने अंदर की इस खूबी को सोचिए कि आप दूसरों से अलग और बेहतर क्यों हैं, ताकि आप उनको बता सकें। क्योंकि यही क्वेश्चन होता है जो आपको वहाँ पर सिलेक्शन दिलाता है। यह क्वेश्चन वे जरूर करते हैं, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन करते ही हैं वे कि आपको हम क्यों रखें अपने यहाँ, आप में क्या खासियत है। या हो सकता है वे इंट्रो के टाइम में भी पूछ लें, या आप इंट्रो में ही इसको बता दें कि आपकी क्या खासियत है, तो फिर वो आपसे ना पूछें, इससे जुड़ा कुछ और पूछ सकते हैं। ठीक, तो जो भी आपके पास टाइम बचा है ना अभी इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आप ये सोच लीजिए कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं और आप में ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से 250 या 300 में से आपको छांटा जाए। ठीक, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर तो रेफरेंसेज हैं। ठीक, तो यहाँ से आपसे इतने क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से जो आपने फिल किया है। ठीक, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको उनके लिए
क्वेश्चंस दे देता है पूछने के लिए। ठीक, अब हम आ जाते हैं, ये इंटरव्यू हो गया और इसके बाद अगला जो पॉइंट है टीचिंग स्किल्स का आ जाता है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कुछ जगहों पर कुछ एपीएस स्कूल इसे नहीं कराते और कुछ इसे कराते हैं। यह पूरी तरह से उनके लिए छूट है कि वे चाहें तो कराएं चाहें न कराएं। तो इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स में क्या है, दो चीज़ें होती हैं, या तो वे आपको खुद से टॉपिक देते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि आपने कोई अगर टॉपिक तैयार किया है तो उस टॉपिक पर आप पढ़ाइए, टीचिंग कराइए। और जब आप टीचिंग कराते हैं तो वहाँ पर होता कौन है, यही जो आपके साथ जो कैंडिडेट्स गए हैं ना, बाकी कैंडिडेट्स, उन्हीं को किसी क्लासरूम में बैठाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप उनको पढ़ाइए। ठीक है, आप टीचिंग करेंगे और पीछे वे लोग बैठ के देखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होता है टीचिंग के टाइम पे, हाँ हो सकता है कि वहाँ पे वे टीचर ना भी बैठे, आपको ऐसा बोल दें और आपको ये लगे कि अब तो मेरे पास क्लास है, मैं चाहे जैसे पढ़ा लूँ। ये मत सोचिए, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसके साथ ही वॉइस रिकॉर्ड भी लगा हुआ है। तो आपकी आवाज़ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है, तो हो सकता है प्रिंसिपल आपके सामने ना आए, अपनी ऑफिस से ही वे उसको मॉनिटर कर रहे हों आपको। तो इसलिए आप पूरे ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा था कि जैसे ही आप कॉलेज में स्कूल में एंट्री करेंगे उसी समय आप समझ जाइए कि आपका इंटरव्यू शुरू हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो टीचिंग स्किल का इवैल्यूएशन है वो वहाँ पर हो रहा होगा, तो उस समय आप पढ़ाएंगे। इसमें अब दो चीज़ें मैं आपसे बोलूँगी कि एक तो आप अभी लेसन प्लान बना लीजिए। वहाँ पर अगर वे आपसे कहते हैं, फ़ोन जब आपका उनका आता है, तो अगर आप वे कहते हैं कि लेसन प्लान अपना लेके आइए, तो सो फार सो गुड, लेके जाइए। नहीं कहते हैं तो भी आप अपना लेसन प्लान बनाइए और अपना लेसन प्लान अपने साथ लेकर जाइएगा, ताकि पढ़ाने से पहले आपका मन हो तो आप एक बार उसको देख लें। और दूसरी चीज़, आप ये ध्यान रखिएगा कि लेसन प्लान टीचर की सुविधा के लिए होता है, टीचर लेसन प्लान के लिए नहीं होता। आपके पढ़ाने में सुविधा हो इसलिए लेसन प्लान बनाया जाता है। तो आपको वर्ड टू वर्ड जो आपने लिखा है वह नहीं बोलना होता है, वहाँ आप अपने अनुसार पढ़ाइए। जहाँ आपको ज़रूरत होगी आप लेसन प्लान का यूज करेंगे। ठीक, लेसन प्लान इसीलिए होता है कि आप समय का सही प्रबंधन कर सकें, टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है लेसन प्लान। तो आप लेसन प्लान बना लीजिए और जैसे ही बनाइए, दो तीन टॉपिक का लेसन प्लान तो बना ही लीजिए, ताकि वहाँ पर अगर वे कोई अनदर टॉपिक भी दे दें तो भी आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना के पढ़ा सकें। ओके, तो मुझे आपसे यही सब कहना था। अगर आपको फिर अभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी अगर आपको कैरी करना हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू।